भी करा सकता है और फेल भी करा सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपना छोटा सा तारुफ दे देता हूँ। मेरा नाम काशिम महमूद है। रिसेंटली आई हैव क्वालिफाइड डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर FIA. I have been teaching last 2 years only one papers. By qualification, I am having PhD in computer science. It's in progress. Recently, I have completed my master's degree in computer sciences. I am also a silver medalist. LSAT, I have secured 4th position in my matriculation. This is my short intro for you guys. And with me, this session will be continue with Ma'am Tahtir Zara. I think so she is here. Ma'am, are you here? जी जी सर, मैं यहीं पे हूँ। जी जी। और किसी तारफ की मोहताज नहीं है, मुझे तारफ कराने की जरूरत नहीं है। जी जी। आप सब लोग इनको जानते हैं और मुझ जैसे जो नालायक लोग होते हैं वो तारफ कराते हैं, क्योंकि आप लोगों का मेरे तरफ से पहली दफा इंटरेक्शन है शायद। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आज हम PMS के जो GK को देखने लगे हैं, उसमें सबसे पहले तो कुछ अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि मैं किसी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता जिसके वो काबिल ना हो, जिसको वो बर्दाश्त ना कर सके। आप सब लोग यहाँ पर एक मकसद के तहत बैठे हो। अल्लाह ताला ने आपको इस मकसद के तहत चुन लिया है कि आप PMS करने जा रहे हो, CSS करने जा रहे हो, या तो आप ग्रेड 16 या 17 की जॉब लेने जा रहे हो। अल्लाह ताला ने आपको इस रास्ते के लिए चुना है तो आप आए हो। अल्लाह ताला कभी भी किसी को तब तक हिदायत नहीं देता जब तक वो किसी चीज का इरादा ना करे इंसान। और अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को ऐसे कामों के लिए चुनता है, अपना नैब बनाता है जमीन पर। जब तक आप अल्लाह ताला के पसंद ना हो, आप शुक्रगुजार हों, अल्लाह ताला के सद्दा रेज हों कि आपको अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना है, फॉर द सिविल सर्वेंट, फॉर द PMS, फॉर द CSS। और बिलाशुबा हर मुश्किल के बाद, हर मेहनत के बाद आसानी खड़ी हुई है। ये 2 बातें आपने याद रख लेनी है, अपनी जिंदगी में असूल बांधना है, गिरा बांध लेनी है कि मुश्किल के साथ ही आसानी है। कोई भी कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी आप जिंदगी में शॉर्टकट मार के आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप लोग एक कामयाबी का रास्ता, एक मेहनत का रास्ता नहीं अपनाते। हम में सबसे बड़ी खामी यह है कि हम ये कहते हैं कि हमें बैठे बैठे मिल जाए, 2 किताबें पढ़ें और हमारी नौकरी लग जाए। ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में। फॉर माई सेल्फ, मैं अपनी जर्नी का बता देता हूँ। मैंने कोई 55 टेस्ट दिए होंगे जिसमें मेरे 28 म्यूट कर लें। चलिए अपने आप को म्यूट रखें वरना मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। मैंने उसको पर्सनली उसको कर दिया म्यूट। वासिल खान से जो भी ज्वाइन कर रहे हैं काइंडली म्यूट रखें खुद को। ये दूसरी दफा है कि मैं म्यूट कर रही हूँ। अच्छा, मैं अब ये बता रहा था कि मैंने खुद पर्सनली 55 टेस्ट दिए हैं अभी तक, जिसमें से मैंने 28 में क्वालिफाई किया था, बाकी सब मेरे फेलियर हैं। मैं कोई अपनी सक्सेस स्टोरी ये नहीं बताऊंगा कि मैंने ये सारे पास किए थे। मैं अपनी फेलियर पे हमेशा फोकस करता हूँ। जो मैंने फेल किए थे उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मेरा पहला टेस्ट जो था वो FIA ही के लिए था और लास्ट टेस्ट भी मेरा FIA के लिए था। मैंने ये उस वक्त इरादा कर लिया था कि मैं FIA में जाऊंगा तो फिर मैं जाऊंगा। आप लोग आज अपना एक इरादा कर लो, जो चीज मुझे परेशान करती है मैं उसको पाके रहूंगा। अच्छा जी, अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो PMS के GK में है क्या, कौन सी बला है जो परेशान करती है जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। वो सबसे पहले तो PMS का जो GK कहता है कि मैं लास्ट ईयर 2 इयर्स के करंट अफेयर्स को टच करूंगा। करंट अफेयर को कैसे टच करूंगा, उससे मैं आपसे पाकिस्तान के भी अफेयर्स को देखूंगा और वर्ल्ड अफेयर जो इंटरनेशनल अफेयर चल रहे हैं उसको भी देखूंगा। साथ में हम करेंगे ये कि हम
एडिशनली 2020 के भी करंट अफेयर को देख लेंगे, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पीएमएस के जीके के साथ, जो मैंने लास्ट टाइम अपेयर हुआ था उसमें उसने इस डोमेन को भी टच किया था। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के सामने कोई क्वेश्चन आ जाए और आप लोग वहां पर ब्लैंक फेस बैठे हो। इसको हम फर्दर देख लेते हैं कि इसमें वो चाहता क्या है हमसे। इसमें सबसे पहले एग्जामिनर या जो पीपीएससी की डिमांड है वो ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को आपके एमसीक्यूज में पूछूंगा किसी ना किसी तरीके से, जितने भी होंगे। तो सबसे पहले हमने इसको भी देखना होगा। उसके बाद वो ये आपसे चाहता है कि पाकिस्तान के रिलेशन जो आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबरिंग कौन कौन से हैं हमारे, अगर कोई बच्चा यहाँ पे मेरे अपने बैच का है तो वो बता सकता है पाकिस्तान के नेबर्स कौन कौन से हैं। से इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना और ईरान। अगर पाकिस्तान की ज्योग्राफी को देखूं तो वही यही है, अफगानिस्तान हमारे बराबर में खड़ा हुआ है, ईरान बराबर में खड़ा हुआ है, उधर से चाइना है, इधर से इंडिया है, और एक तरफ से हमारे पास समंदर है। समंदर से तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन हमारा ट्रेड का रिलेशन है। उसके बाद पाकिस्तान के रिलेशन विद मुस्लिम वर्ल्ड। अब उधर बच्चे आपको लाइनें लगाने का शौक ये है कि तो फिर आप एक काम करें, अपने घर में एक व्हाइट बोर्ड लेके उस पर लाइनें लगाया करें, खूब नहीं करें बच्चे, आप ग्रेजुएटेड हैं। अच्छा, उसके बाद जो मुस्लिम वर्ल्ड से रिलेशन है, मुस्लिम वर्ल्ड से क्या रिलेशन है, इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड में क्या हलचल चल रही है, क्या कहानियां चल रही हैं, वो सारे पीपीएससी या एफपीएससी करता ही है कि उससे रेलिवेंट कोई ना कोई आपको एमसीक्यूज दे देता है। स्पेसिफिकली यहाँ पर वो ओआईसी का जिक्र कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं आपसे जितनी भी आज तक की दुनिया जहाँ की ऑर्गेनाइजेशन बन गई है ना, मेरा एक पैदाइशी हक है, अब मैं आपसे ये भी पूछूंगा। अब आपसे मैं ये नहीं पूछूंगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी, 1969 में बनी थी ओआईसी, ये नहीं पूछूंगा। अब मैं इनसे ये पूछूंगा इनके हेड कौन से, इनके इलेक्शन कौन कौन से हैं, मुद्दे कौन से उठाए गए, और इनसे रेलिवेंट बातें आजकल कौन सी चली हैं। लेट्स से लास्ट थीम डे क्या था इसका, अब वो ये भी पूछता है। अब वो टिपिकल वाली बातों पे नहीं पूछता, आपको ये सब मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज कहां पर कनेक्टेड है। उसके बाद जो हमारे माई बाप हैं उनके साथ हमारे रिलेशनशिप, माई बाप कौन कौन से हैं, सुपर पावर्स यूएस, देन सेकंड चाइना, देन यूरोपियन यूनियन, जितने भी कंट्रीज है, और रशिया, ये सारे माई बाप है ना। इन्हीं इन्हीं के साथ ही दुनिया चल रही है, जो ये डिसाइड करते हैं सारी जगह वही होता है। उसके साथ पाकिस्तान के क्या रिलेशन चल रहे हैं, लेट्स से अभी पाकिस्तान का रिलेशन रशिया के साथ इंप्रूव होने जा रहा है, कुछ तेल वेल की बातें चल रही हैं, हम सस्ता तेल लाएंगे, लेकिन ये कहेगा मैं तो मान ही नहीं रहा, इसके और इसमें आपस में फड्डे, और इसके मजीद क्या चीजें होंगी वो देखेंगे हम, और इसके फर्दर क्या पॉइंट्स होंगे वो हम चेक करेंगे। पीपीएससी की क्या डिमांड है इन वन पेपर एमसीक्यूज। उसके बाद वो ये कहता है कि मैं ग्लोबल इश्यू को टचअप करूंगा आपके लिए, ये इस जस्ट 2 इयर्स करंट अफेयर, लेकिन उसमें जो डोमेन्स उसने डिफाइन किए हैं वो वर्सटाइल हैं, ब्रीफ डोमेन्स हैं, लाइक इंटरनेशनल पीस। अब हमारा और इंडिया का जो ताल्लुक है डेफिनेटली वो पीसफुल नहीं है, आपकी लाइन ऑफ एलओसी पे फायर्स होती हैं। तो उसके लिहाज से यूएन में हमने क्या किया, ये लास्ट ईयर जो लास्ट ईयर कश्मीर में जो इशू हुए थे, इंडिया ने जो उसको एक अपना पार्ट बना लिया, उस पे वो कोई एमसीक्यू दे देता है। सिक्योरिटी इश्यूज हमारे जो हैं, हम यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी भी हो सकती है हमारी, जो अभी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन हुई है, इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, टेररिज्म, अभी लेटेस्ट जो अटैक हुआ इमरान खान पे, वो टेररिज्म में ही आ सकता है आपका। फूड सिक्योरिटी क्या है, एफओए का क्या रोल है यहाँ, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल वार्मिंग, न्यूक्लियर इश्यूज, दीज एवरीथिंग्स आर इन स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड की वो किसी भी डोमेन में जा सकता है फर्दर। आपको बेसिक चीजें पता हो, टर्मिनोलॉजीज पता हो, सारी चीजें पता होंगी तो आप कभी मार नहीं खाओगे।
कहते हैं कि पीएमएस के जीके के पेपर में अगर आपने 40 नंबर ले लिए तो आप बादशाह हो, आपने उसको कवर कर लिया, आपको यहाँ पर पास करना है जीके को। बट मेरी सोच यही नहीं है, मैं कहता हूँ आप इसको पास भी करो और साथ में अपना मेरिट को भी सिक्योर रखो, और हम वो सीखेंगे कि कैसे करना है। वहीं सिर्फ बार बार बात कर रहा है कि इंडिया के साथ रिलेशन कैसे हैं, उसके डिस्प्यूट कैसे हैं, ये सारी चीजें उसने दोबारा से घुमा फिरा के इधर फिर ला के खड़ी कर दी। इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। मिडल ईस्ट और साउथ वेस्ट एशिया का क्या इशू चल रहा है, सच एज ब्लैक सी। उसके बाद पर्सनैलिटीज के वो जिक्र करता है, हमारे पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज नहीं, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज को हो जाता है, ओपिनियन मेकर्स को जाता है, एनजीओज, आईएनजीओज, नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनका वो पूछता है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाता है, सोशो इकोनॉमिक इशू, पॉलिटिकल सिचुएशन जो पाकिस्तान में है इस वक्त, उसका कोई ना कोई एमसीक्यू हो जाएगा यहाँ पर। अब वो पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करेगा और हमारे जो माशाल्लाह न्यूट्रल हैं आर्मी, और इसका कोई ना कोई एमसीक्यूज ले आएगा वो। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो लाजिम पूछता है, उसका आजकल फेवरेट है, स्पोर्ट्स, म्यूजिक। म्यूजिक में कौन से, सच एज ग्रैमी अवार्ड्स, वो इन सब चीजों को टचअप लाजिम देता है। हाँ जी, यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई चीज परेशान कर रही हो? सो तो नहीं रहे आप लोग, जाग रहे हो ना? जी जी सर। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ना मैं अभी तक आप लोगों का, या तो सब समझ आ रहा है या तो कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है, लगता है जाग रहे हो अभी तक। अच्छा, जब आपने, एक मेरी बात याद रख लेना, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले पीएमएस हो या सीएसएस हो, उसको सिलेबस को समझना लाजिम है। अगर उसका सर सिलेबस, आपकी स्क्रीन ही शो हो रही। मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही बच्चों? हो रही है सर। ठीक है बच्चे, आपका इंटरनेट का इशू होगा। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस लाजिम देख लेना है, उसके सिलेबस को लाजिम पढ़ना है, वरना आप रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत करके बैठ जाओगे, उसका सिलेबस कुछ और खड़ा होगा। इसी वजह से मैं आपको आज पीएमएस के जीके का सिलेबस दिखा रहा हूँ। उसके बाद एवरीडे साइंसेस की बात होती है, जो हम कवर करेंगे वो फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमन डिजीज एपिडेमिक। इस सारा, अगर मैं कह लूं, ये सारा जनरल साइंस है सीएसएस का। जो बच्चा यहाँ से वो कर लेगा ना पीएमएस की तैयारी को, वो उसके ऑटोमेटिकली सीएसएस की जीएस जनरल साइंस भी तैयार हो जाएगी, साथ में उसका एबिलिटी वाला पोर्शन मैथ में कवर हो जाएगा। और क्या चाहिए आप लोगों को? एक ही कोर्स में आप लोगों ने दो मजे एंजॉय कर लेने हैं, सीएसएस भी तैयार, आपका पीएमएस भी तैयार। और पीएमएस सीएसएस का पहला जो सब्जेक्ट था वो एवरीडे साइंस ही था, उसके बाद में जनरल साइंस एंड एबिलिटी किया था। फिजिकल साइंसेज में वो ये कहता है कि मैं बेसिक इंफॉर्मेशन सोलर सिस्टम की पूछूंगा, गैलेक्सी की पूछूंगा, जो चैप्टर 1 है आपके जनरल साइंस का सीएसएस में। उससे रिलेटेड मैं सारे यूनिवर्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का आपसे पूछ लूंगा, और अक्सर पूछता भी है, उसका ये वाला टॉपिक तो हॉट है। उसके बाद नेचुरल हैजर्ड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, इससे रेलिवेंट बहुत कम आता है लेकिन आ जाता है। एमसीक्यूज वाइज इट्स लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, नॉट मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद एनर्जी सोर्सेस, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। एनर्जी सोर्सेज में वो पाकिस्तान से रेलिवेंट या इंटरनेशनल रेलिवेंट एमसीक्यूज कोई ना कोई पूछ लेता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करता है, या लॉ ऑफ प्रिंसिपल, ये सब पूछता है। वो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम उसको देख लेते हैं। मैं इसको शॉर्ट करके आगे चलता हूँ, फिर बायोलॉजिकल साइंसेस को मैं स्किप कर देता हूँ, फूड साइंसेस को भी। बेसिक मैथ में जो चीजें हमारे पास आ जाती हैं, बेसिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है ना, ये आपको सारी पता होनी चाहिए। बेसिक मैथ का वो सिर्फ बेसिक मैथ का नाम लेता है, लेकिन आपको इन सब का आइडिया होना चाहिए।
उसके बाद वो आईटी का पोर्शन लाता है या कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें कंपोनेंट, बेसिक, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन। ये आपके जीएसए का चैप्टर नंबर आई थिंक तो 7 है या 6 है। उसमें भी यही सब चीजें हैं, इसमें भी यही सब चीजें, और ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से कोई ना कोई एमसीक्यू देता है वो। उसके बाद जनरल चीजें वो पूछता है, फेमस सेंटेंस के उनकी डिस्कवरीज पूछ लेता है, उनके नाम पूछ लेता है, उनके डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है, उनका क्या कारनामा था वो पूछ लेता है, इन्वेंशन जो डिस्कवरी हुई, उनके साइंटिफिक लॉ, थ्योरीज, पास्टुलेट वगैरह, ये हमने पढ़े होते हैं, लेकिन हमें रिवाइज करने की जरूरत है। या यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये एक एमसीक्यूज आ जाता है इसमें से पीएमएस में। बच्चे मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, अबूजर और आशीष। इसके अलावा एडिशनल हम हमारे पास अगर जो टाइम होगा तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को और वर्ल्ड मैप्स को देख लेंगे, हमारे दुनिया में चल क्या रहा है, कौन सा कंट्री किसके साथ है, क्या क्या है। इसके एमसीक्यूज तो हम लाजिम करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई इसमें से एमसीक्यूज आ ही जाता है। इसी तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी देख लेंगे हम थोड़ा बहुत, ये मैम आपको भी करा देंगी जब आपका पाकिस्तान अफेयर चल रहा होगा। हम भी थोड़ा सा इसको देख लेंगे, पाकिस्तान बनने से पहले और उसके बनने के बाद के हालात के एमसीक्यूज वाइज। उसके बाद पाकिस्तान की जियोग्राफी पे हम लाजिम नजर डालेंगे, पाकिस्तान खुद कितना बड़ा है, उसके सूबे क्या हैं, किसके साथ क्या बॉर्डर कनेक्ट होता है, ये लाजिम है। और पाकिस्तान के जितनी फेमस चीजें हैं उस पर हम लाजिम नजर डालेंगे, उसके मोनूमेंट्स जितने भी हैं, रिवर्स हैं, बैरेज हैं, जो भी हैं, उसके हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। ये आपको ना सिर्फ पीएमएस की जीके को कवर करेगा, आपके वन पेपर की ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी इसमें। अच्छा, स्ट्रेटजी क्या होगी इसको पढ़ाने के लिहाज से? हम सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करेंगे, सिलेबस के बाद हम पास पेपर जितने भी हुए हैं, वेदर इट इज वन पेपर या पीएमएस का जीके का पेपर है, उन सबको डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में और सॉल्व कराऊंगा आप लोगों से। डेली क्लास में आपकी कोई इवेल्युएशन होगी, डेली क्लास में क्विज होगा, हफ्ते में 2 दफा आपकी असाइनमेंट होंगी, वीकली टेस्ट होगा। और मेरी आदत ये है कि अगर मेरे पास कोई बच्चा जुड़ा हुआ है तो मैं सरप्राइज टेस्ट तो लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसी में मजा आता है जब बच्चा तैयार ना हो और मैं टेस्ट उसका ले लूं, क्योंकि ये मैं चेक करता हूँ कि बच्चा पढ़ कितना रहा है और मुझे ये पता चल जाता है कि उसको कितनी समझ आ चुकी है। दिस इज द मूव। उसके बाद मंथली मॉक्स होंगे हमारे जीके के, फिर मेगा मॉक्स, ग्रैंड मॉक्स और ग्रैंड एग्जाम, लाइक पीएमएस जो हमारा पीपीएससी का सिलेबस है उसके मुताबिक। अच्छा, यहाँ तक ये बात सिलेबस की कवर हो गई हमारी, सबको समझ आ गई सिलेबस है क्या, क्या कहानी चल रही है पीएमएस के जीके में, कौन सी इसमें चिड़िया का नाम है, यहाँ तक सब समझ आ गया सबको? जल्दी से मुझे बता दें। जी सर। इज इट क्लियर? बाकी सब सो रहे हो क्या? 2 बंदे जाग रहे हैं मुझे लग रहा है। क्लियर है सर। क्लियर है? अच्छा, मैम हमारे साथ है, मैम को भी थोड़ा सा एंगेज कर लेते हैं हम। मैम, यहाँ तक जो हमने बात की है, इसके अलावा कोई और एडिशनल बात आप बच्चों को बताना चाहें? जी जी सर, एडिशनल बात में ये है कि अगर हम लोग बात करें ना पीएमएस जीके की, जी जी। तो मैं हमेशा जब वन पेपर की बात करती हूँ ना, तो मैं बच्चों को एक चीज हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले जो है ना अपने मैथ को ठीक कर लें, ठीक है? क्योंकि मैथ के जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो समझ लें कि बंदे को मुफ्त के नंबर मिल रहे होते हैं मैथ के, स्पेशली एमसीक्यूज में। क्योंकि जिन बच्चों का मैथ की ट्रिक्स आती है ना, जिन बच्चों को वहां पे बैठ के सिर्फ ट्रिक यूज करनी है और फौरन आंसर निकल आना है, और आंसर भी ये होता है कि आपको, जाहिर बात है, उसमें 4 ऑप्शंस दी होती हैं, उसके अंदर से कोई ना कोई आंसर आप लोग इजीली निकाल लेते हो, ठीक है? एक तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग एमसीक्यूज की बात करें ना, पीएमएस की बात करें, या हम लोग वन पेपर की बात करें, तो पीछे जो आप लोगों का पीएमएस हुआ था ना, इसमें ये था एज कंपेयर, आप लोग अगर इसके बाकी पास पेपर देखो पीएमएस, ठीक है,
उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने पाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे में पूछा हुआ था, वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में पूछा हुआ था। लेकिन आप लोगों का जो लास्ट टाइम जो पीएमएस का जीके का पेपर हुआ था ना, उसमें सारी चीजें स्किप हो गई। ठीक है, सारी चीजें स्किप करने के बाद उसने सारा बीच में करंट अफेयर्स पूछा था। ठीक है, और करंट अफेयर्स उसने इस तरह पूछा था कि भाई बताएं कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फलाने दिन किसको मिलने गए, फलाने दिन किस कंट्री को मिलने गए, किस कंट्री का कौन सा फॉरेन मिनिस्टर हमारी कंट्री में आया। तो इस तरह के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा उसने पूछे हुए थे। कुछ पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर से उसने पूछे हुए थे। तो कहने की बात ये है कि जितना आपने सिलेबस बताया ना सर, ओवरऑल अगर कोई भी बच्चा इसको तैयार कर लेता है ना, वो किसी भी पेपर के अंदर बैठ जाए ना, वन पेपर के अंदर, उसका पेपर बहुत अच्छे तरीके से वो सॉल्व कर सकता है। और दूसरी मजे की बात ये है कि जैसे आपने पेपर को डिस्कस किए ना, यहाँ पे इनका तो ऑलरेडी जो सीएसएस के कंपलसरी के जो एमसीक्यूज हैं वो तो साथ ही कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, बस ये है कि कुछ टिप एंड और ट्रिक्स ये मैं होंगी। बताना यहाँ पे चाहूंगा, सीएसएस के एमसीक्यू से खाली 220 मार्क्स हैं यहाँ पे। जिसने इसको ले लिए ना, बाकी उसको सब्जेक्ट में 400 ही चाहिए, उसका मेरिट ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाई हो गया। ऐसी क्योंकि ही बात है, लेकिन हाँ बच्चे इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। एग्जैक्टली यही बात है, बच्चे सबसे पहले इसको स्किप करते हैं और भाई मास्टर बनते हैं कि भाई एमसीक्यूज लास्ट पे कर लेंगे, पेपर में जाएंगे एमसीक्यूज कर लेंगे। और आप यकीन करें कि वहां पे बैठ के जब पेपर दे के बच्चा वापिस आता है ना, तो घर आके उसको ये पता चल रहा होता है भाई एक एक नंबर काउंट कर होता है, फलानी जगह से एक और निकल आएगा, फलानी जगह से एक और नंबर निकल आएगा। तो मैं कहती हूँ कि जहां पे आप लोग इतनी तैयारी करते हो तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना कि एमसीक्यूज को स्किप कर दें। ठीक है, जब एक दफा आप लोगों ने जीके की या पीएमएस की आप लोग बात कर लेंगे, वन पेपर की तैयारी कर ली है, तो फिर चलें आगे भाई, अपने तैयारी के साथ चलें। अच्छा, यहाँ पर ना हम एक छोटा सा मतलब करंट अफेयर की क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम सेशन की तरफ आते हैं वापस। हम छोटी सी करंट अफेयर की क्लास को कंडक्ट कर लेते हैं। इस सबको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन इस वक्त? यस सर। बस जागते रहना है आप लोगों ने, सोना नहीं है मेरे साथ। और इंशाल्लाह मैं सोने भी नहीं दूंगा, क्योंकि जो सोता है वो खोता है। और आपने ख्वाब जागती ही आंखों से देखना है, सोती आंखों से नहीं देखना। ठीक है बच्चों। सर एक क्वेश्चन पूछना था मैंने। जी जी बच्चे, पूछें पूछें पूछें, फिर हम आपको, आप पूछ लें तो मैं फिर क्लास को सर कंटिन्यू करता हूँ। सर वो इसका सीएसएस या पीएमएस का जो पेपर होता है उसका क्या पैटर्न होता है? मतलब पहले हमें जैसे बोर्ड के पेपर्स में होता है एमसीक्यूज वाला पोर्शन दिया जाएगा, वो हमने फिल करना होगा, उसके बाद अ, कुछ रिटर्न के लिए मटेरियल अच्छा दिया जाएगा। अच्छा, जो अगर मैं पीएमएस की बात करूं, पीएमएस में जो एमसीक्यू होते हैं वो 20 नंबर के होते हैं। वो आपको एक अलग से उन्होंने शीट देनी है, ओएमआर शीट, जिसपे आप वो फिल आउट करके दे देते हो। ठीक है, अगर मैं जीके के पेपर की बात करूं, ये टोटल ऑब्जेक्टिव बेस्ड है तो पेपर होता है पीएमएस में। और ये आपको एक शीट मिलती है जिसपे आपका नाम ऑलरेडी फिल होता है, सब कुछ फिल होता है, सिर्फ आपको साइन वगैरह और थंब इम्प्रेशन देना होता है। बाकी आप लोग जैसे सर्कल को फिल करते हो, वो सर्कल फिल आउट करके आपने देना होता है वापस। अगर मैं सीएसएस की बात करूं, सीएसएस के पेपर भी सेम है, आपको ऑब्जेक्टिव पहले मिलता है, फिर सब्जेक्टिव का पेपर मिलता है। ठीक है, इज इट क्लियर अरूज? यस सर, यस सर। चलें, आज हम थोड़ा सा ना जो इवेंट्स को देखते हैं, वो हम जाते हैं जनवरी 2020 में। घूम लें 2 जनवरी का 2020। आप लोग सबको पता होगा इवेंट जनवरी में क्या क्या हुआ था, सबको याद होगा। तभी मैंने 2020 को ही टच किया है, ताकि आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो मेरे साथ। कोविड आया था सर। कोविड तो आया था, शुरू से शुरू करेंगे ना। कहानी कहानी हुई क्या थी? ओके सर।
अच्छा, सबसे पहले कहानी ये होती है, मैं थोड़ी सी कहानी भी सुनाता हूँ इसकी, फिर उसको आगे हम बताएंगे भी एमसीक्यूज वाइज हुआ क्या था। हुआ ये था कि सबसे पहले ना केपी के गवर्नमेंट में इमरान खान ने कर दी थी चेंजेस। वो क्यों की थी? उनके सीनियर मिनिस्टर आतिफ खान ये थे कि वो उनके ना सीएम बनने का इरादा था। उन्होंने थोड़े से कॉन्स्पिरेसी की हुई थी और उन्होंने किया क्या कि 25 एमएनए को अपने घर पे इनवाइट किया। और जो आपका उस वक्त सीएम कौन था, कौन है केपीके का सीएम? सर महमूद खान। जी, महमूद खान को वो हटाना चाह रहे थे। एक्चुअली ही इज द सीनियर मिनिस्टर और वो ये चाहते हैं कि ही वाज द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द सीएम इन केपीके। अच्छा, आपको ये स्टोरी सुनना पसंद है या मैं मेजर पार्ट पे आऊं? नहीं सर, डिटेल बताएं आप। मैं जब पढ़ाता हूँ तो डिटेल बताता हूँ, क्योंकि बच्चों को चीजें करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर उनका पढ़ना हक है। तो थोड़ी थोड़ी मैं स्टोरी सुना देता हूँ ताकि एक चीज हो। तो उन्होंने 25 एमएनए को अपने घर पे इनवाइट किया और कॉन्स्पिरेसी किया कि हम सुबह जाके ना असेंबली में महमूद खान के खिलाफ थोड़ा सा हिलाएंगे और या तो उसको सीएम से हटाएंगे या तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो हमें अपने मर्जी से दे दें। लेकिन इमरान खान ने ऑर्डर कर दिया महमूद खान को कि सारी मिनिस्ट्री चेंज कर दें, जितने भी सीनियर मिनिस्टर हैं वो अलग से दोबारा से पोर्टफोलियो दे दें। उसके पोर्टफोलियो दोबारा से जो रीअसाइन हुए उसका मैं अब बताने जा रहा हूँ कि पोर्टफोलियो सबको असाइन क्या हुए, कौन कौन से पोर्टफोलियो हुए थे। सबसे पहले आपका सीएम केपीके कौन है, जल्दी से बताएं बच्चे। महमूद खान। जी, महमूद खान सीएम है, केपीके हैं। आप सबने पढ़े हुए हैं, आपने बताना है बस। फूड एंड साइंस का कौन है? फूड एंड साइंस का मिनिस्टर कौन है केपीके में? ये मैंने यही जो सीनियर मिनिस्टर हैं आतिफ खान साहब, इनके पास पहले कौन सा था? इनके पास पहले एक पोर्टफोलियो था। किसी को याद, पहले याद हो तो टूरिज्म इनके पास होती थी। उसके बाद आगे हम चलते हैं सलीम खान साहब। सलीम खान झगड़ा इनका पूरा नाम है। इनके पास क्या पोर्टफोलियो? फाइनेंस एंड हेल्थ। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करेंगे चीजों को ताकि आपको ये चेंजेस जो आए आपको पता होनी चाहिए कि केपी के गवर्नमेंट में इस वक्त है क्या एक्चुअल पोजीशन। मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। जैसे शहराम खान है, इनके पास एलिमेंट्री एजुकेशन है। वैसे तो ये पूरी लिस्ट है, मैं आपको वो उस तरफ लेके जाना नहीं चाहता, टाइम काफी लग जाएगा। इसके अलावा आपका कमरान खान बंगश हैं जिनके पास हायर एजुकेशन है। अच्छा, यहाँ पर ना एक लास्ट ईयर या इसी साल एक एमसीक्यूज आया था पेपर में कि हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर। अब कोई बताएगा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है केपीके का? तैमूर झगड़ा। झगड़ा नहीं है उसका। वो अगर मैं पूछूं कि क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि रेवेन्यू एंड फाइनेंस को कौन देखता है, थोड़ा सा उसने घुमाया था क्वेश्चन को। एक्चुअली जो सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार। अरे अभी अभी हम उधर हैं केपीके में, ठीक ठीक सही। ओवरऑल नहीं पूछा। ठीक है, अच्छी बात है आपने बताया वो वाले। तो अब होता ही है कि कुछ जब मिनिस्ट्री ने जो होते हैं वो एडवाइजर्स के पास जाती हैं और कुछ स्पेशल असिस्टेंट रखते हैं। जब सीएम के पास सारे पोर्टफोलियो ना, सीएम कुछ मिनिस्ट्री से अपने पास रख लेता है। अब उसको एंगेज करने के लिए जो साइन होते हैं वो सीएम के ही चलते हैं, लेकिन वो अपने अंडर स्पेशल असिस्टेंट हायर कर लेता है। भाई जो मामला देखेंगे वो स्पेशल असिस्टेंट देखेंगे, लेकिन ओवरऑल अथॉरिटी जो होगी वो सीएम के पास होगी। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर भी रखता है।
जो स्पेशल असिस्टेंट है ना रेवेन्यू के, उनका नाम था ताज मोहम्मद तरंद। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपने ये याद रखना है, ताज मोहम्मद तरंद। ये इनके पास पावर का भी है और ये रेवेन्यू को भी देखते हैं। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हम, अच्छा, एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट में क्या फर्क है बच्चों? एडवाइजर मशीर होता है और स्पेशल असिस्टेंट पता नहीं कौन होता है। स्पेशल असिस्टेंट का मैंने अभी बता दिया। अच्छा, एडवाइजर और मिनिस्टर में क्या फर्क होगा फिर? बड़ी बेसिक सी चीज है, कोई बताएगा एडवाइजर और मिनिस्टर में क्या फर्क होगा? यस सर। जी जी बच्चे बताएं। जी सर, जो मिनिस्टर होगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, चाहे ठीक वो है। पंजाब असेंबली का हो या नेशनल असेंबली का हो। इसके बाद ही वो, जब कोई मेंबर होगा तो वो मिनिस्टर बन सकता है। तो जो एडवाइजर होता है वो कोई भी हो सकता है, उसे जरूरी नहीं कि वो मेंबर हो असेंबली का। सही है। एडवाइजर कैन बी एनी मिनिस्टर और नॉन मिनिस्ट्री। इज इट, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बात क्लियर हुई? जैसे बच्चे ने, अफराज ने जवाब दिया कि एडवाइजर जो होता है वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली नहीं होता, वो नॉन मेंबर भी हो सकता है एडवाइजर। एडवाइजर बेसिकली किसको कहते हैं हम? मुशीर को। जो पुराने दौर में मुशीर होता था बादशाह का, ये वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर है। अब यहाँ पर एज अ इनको कोई पोर्टफोलियो भी असाइन कर देते थे, मुशीर खास ये वो। बच्चे मैंने बताया ताज मोहम्मद तरंद है, एक्चुअल पोर्टफोलियो सीएम के पास है, लेकिन देखते ही हैं। सर ताज मोहम्मद रान तो पावर के नहीं है। तो पावर भी इन्हीं के पास है। सही सही। अच्छा, अब यहाँ से बात निकली है केपीके की, तो केपीके पे मैं थोड़ा सा रोशनी डाल दें फिर। जो मेरी आदत है, केपीके का कैपिटल कौन सा है? पेशावर। शावर। और ये कब हुआ, कौन से ईयर में? 71 में सर। नहीं, ये हुआ, सॉरी, हाँ ठीक है, आपने सही बताया। उसके बाद इट इज द 9th, ये आप अपने पास लिख लें, अपने पास अगर नोट डाउन कर रहे हैं कॉपी में। इट इज द 9th लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये अपने पास मेंशन कर लें। केपीके की असेंबली की सीट कितनी है, कौन बताएगा? सर नेशनल असेंबली की 145 है ठीक है, गुड। ये अपने पास और सर नोट डाउन 65 करते हैं। और सर 65 दूसरी हैं। प्रोविंशियल असेंबली की 55 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और नेशनल असेंबली की 145 है। ये अपने पास लिखे गया, क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है। जी सर, वो बलूचिस्तान की नहीं 65 प्रोविंशियल असेंबली की? नहीं 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 नहीं, वो आप मिक्सअप कर रहे हैं। केपीके की प्रोविंशियल असेंबली छोटी सी असेंबली है, इतनी कोई बड़ी नहीं है केपीके की, ठीक है। और यहाँ पर हम जो एक इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं, केपीके का जो है, एक चीज हम, मैं यहाँ पर इतना बताऊंगा आपको। केपी का एरिया कितना है? केपीके का एरिया कितना है, कौन बच्चा बताएगा जल्दी से? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिहाज से, बाकी इसको हम आगे हम छोड़ देंगे। सर आई थिंक 10 17 41 स्क्वायर किलोमीटर। 101,741 किलोमीटर स्क्वायर। सर वही। थैंक यू यही यही आता है, यही आता है। बता चुका हूँ मैं, ये मेरा पुराना बच्चा होगा कोई। सर गूगल भी यही बता रहा है। लेकिन ये मेरे बच्चे भी गूगल है, जो पुराना बच्चा है यहाँ पर कोई। और दैट्स इट फॉर द केपीके, आई थिंक सो। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पर बताना इंपॉर्टेंट है मुझे, गवर्नर कौन है केपीके?
सर शाह फरमान। पक्की गल है? जी सर पक्की, आप नहीं बताइए। ठीक है, अब हमने केपीके के मिनिस्टर्स को, केपीके के थोड़ा सा पोर्टफोलियो टच कर लिया, केपीके के इस वक्त सिचुएशन क्या है, लैंग्वेज पश्तो है, ओवरऑल इसकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। ठीक है, अब पॉपुलेशन इसकी लिख ले, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अगर कभी पूछ लेता तो ये है, ये 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक है, ये अपने पास लिख लीजिएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई कि हमने टॉपिक्स को लेके चलना कैसे है। ये मैंने आपको सिर्फ एक टॉपिक करवाया कि उससे रेलिवेंट जितनी भी चीजें होंगी वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी एक ही टॉपिक में, और उस एक टॉपिक को कराने में मुझे 15 मिनट लग जाते हैं। यहाँ पे मेरा अगर कोई पुराना बच्चा होगा तो वो इस चीज को बाखूबी जानता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, उसके बाद एक और इवेंट है जो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब एक मैं शॉर्ट सा लिखूंगा, क्या होता है इसका नाम पूरा, आप बताएंगे मुझे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? कमर जावेद बाजवा। आजकल तो बच्चे बच्चे के नाम पर है। इन्होंने किया ये कि 25 जनवरी 2020 को इनॉग्रेशन की, किस चीज की इनॉग्रेशन की थी? करतारपुर बॉर्डर की। करतारपुर की तो इन्होंने तो नहीं की थी ना। ठीक, सही सही। इन्होंने की है, मैं यहाँ पर कैपिटल में लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में EW लिख देते हैं, और सर्विलेंस रडार, इसको आप GSR पूरा कहते हो, सिस्टम की। और कहां पर ये की थी? ये थी नेशनल रेडियो, ये वो वाला रेडियो ये नहीं है, मैं इसको बताता हूँ ये कौन सा है, कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन। अब ये उसका वो रेडियो स्टेशन नहीं समझ लेना इसको, ठीक है? इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर अक्सर पेपर में इसका पूछता है NRTC। अच्छा, ये जो हुई थी वो हरिपुर है इलाका, ठीक है? हरिपुर कहाँ है? कोई बच्चा जल्दी से मुझे बताए, हरिपुर कहाँ है, सर किधर आता है? केपी में केपी की डेट मैं बता चुका हूँ। अब इसी से थोड़ा रेलिवेंट देख लेते हैं। NRTC जो थी वो 1965 में एस्टैब्लिश हुई। इसका भी हम देख लेना कि ये क्या चीज है। 1965 में बनी। इनिशियली इसके 2 प्रोडक्ट थे जो डील करते थे, उसके बाद आज 65 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ये करता है जो डिफेंस सिस्टम बनते हैं या डिफेंस सिस्टम से रेलिवेंट इक्विपमेंट्स या गैजेट्स बनते हैं, वो NRTC डेवलप करता है हमारा। ये मिलिट्री का इदारा है जो ये सारे का सर काम सर अंजाम देता है। इसका सिर्फ आप मैनेजिंग डायरेक्टर याद रख लें, मैं यहाँ पर MD लिख रहा हूं, वो है ब्रिगेडियर तौफीक अहमद। अहमद। पूछ लेगा कभी ना कभी। और CEO कौन है इनके? ये सर 2 आसिम चीजें। आसिम इसहाक। ये कौन है? अच्छा, ये मिलिट्री का इदारा है तो यहाँ पर मेजॉरिटी मिलिट्री पर्सन ही होगा। ये है ब्रिगेडियर आसिम इसहाक। एंड यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी विजिट किया था।
लास्ट ईयर। जी 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 बच्चे। ये दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही थी जिस वजह से मुझे समझ नहीं आई। बच्चे क्या रिपीट कर दूं, बताएं क्या समझ नहीं आया? NRIC के बारे में जो आप लिख रहे हैं ये सारा मुझे बता देना, ये क्या क्या चीजें लिखी हैं। ये रिकॉर्डिंग में वैसे आप देख लीजिएगा। एनआरटीसी बच्चे बेसिकली नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन है, जो 1965 में बनी। इसके तहत इन्होंने एक लेबोरेटरी को लॉन्च किया जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड सर्विलेंस रेडार है, जिसको EWGSR कहते हैं आप। वो 25 जनवरी 2020 को हरिपुर में इन्होंने लॉन्च की थी। अब उनको जो NRTC का जो MD और CEO है वो ब्रिगेडियर आसिम इसाक और तौफीक अहमद है। यहाँ तक कोई बात क्लियर है सबको? ये बात समझ आ गई? जी सर। ये यहाँ तक कहानियों वाली स्ट्रेटजी आपको समझ आ रही है? मैं एक टॉपिक को लेता हूँ, उस टॉपिक को पूरा ब्रांचेस की तरह, जैसे बीज होता है उस बीज को ब्रांचेस की तरह खोल देता हूँ, ताकि आपको एक ही टॉपिक से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। मेरी यही स्ट्रेटजी होती है। करंट अफेयर पढ़ोगे या कोई चीज पढ़ोगे, मैथ का भी अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मैथ मैं कैसे पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं बच्चों की मैथ की बेसिक पे कवर करता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। इज इट क्लियर? सर मैथ आप पढ़ाया करेंगे? जी बेसिक मैथ तो मैं ही पढ़ाया करूंगा, कोई शक है? जी तो के में सर सारी डेली क्लासेस डेली हुआ करेंगी या वीकली हुआ करेंगी? बच्चे इसका आपको स्केड्यूल मिल जाएगा कि कौन सी क्लासेस कब होंगी, तो हम आपको बता देंगे। यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई? आई थिंक सो इट्स इनफ फॉर द डेमो। आपको स्ट्रेटजी पता चल गई, चीजें पता चल गई, चीजें चलेंगी कैसे, करंट अफेयर का लेक्चर कैसे होगा, या मैथ को मैं बेसिक से लेके चलूंगा। आपको पहले मैं मैथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सिखाऊंगा, और मैं गारंटी कहता हूं इस वक्त बोर्ड मैथ का क्वेश्चन मैं अगर एक को देता हूं, आप करके दो, और अगर आपका आंसर गलत ना हो तो फिर कहना। मैं कर देता हूं बच्चे। कौन है? अलेक्सा, मैं कर देता हूं। मैं आपको एक सिर्फ यहाँ पर मैथ का एक क्वेश्चन दे दूं, ताकि आप तो इसको सॉल्व करें। एक बोर्ड मैथ्स का मैं क्वेश्चन देने लगा हूं। इसको सारे बच्चे जल्दी से अपने पास सॉल्व करें, क्या आंसर आता है। आपकी मैथ भी तो चेक कर लें हम कि मैथ कैसी है। सिर्फ एक ये बेसिक सा क्वेश्चन दिया है मैंने बोर्ड मैथ का। 3 स्क्वायर ब्रैकेट -5 कर्ली ब्रैकेट 2 स्मॉल ब्रैकेट 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। जल्दी से मुझे आंसर बता दें आप लोग। मेरी यही स्ट्रेटजी होती है, मैं सॉल्व क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराता हूं, अगर नहीं आता फिर मैं सॉल्व करता हूं। मुझे सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आंसर बता दें। हाँ जी, गुड इंशा, गुड। ये सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? गुड आयशा बतुल -92। और जब मैं गुड बोलता हूं तो मेरे पुराने बच्चे जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। सर मेरा एनीवन एल्स? -105 आया। मैंने -105। ये तजाद क्यों चल रहा है आप में? आपको मतलब बेसिक मैथ नहीं आती क्या? हाँ जी, ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन किया है मैंने। अगर आप लोग समझते हो कि आपको जीके आता है तो फिर आपको ये आना चाहिए। जीके में बेसिक मैथ भी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। सारे बच्चे अपना आंसर दें जल्दी से।
रूल मैंने बता दिया, बोर्ड मैथ्स को यूज करना है आपने। इंशा देखें, दोबारा आप चेंज करें। शगुफ्ता 42, वेरी गुड शगुफ्ता। 42 चलें, दो हाथ कर ही लेते हैं अब। बोर्ड मैथ्स क्या कहता है? सबसे पहले क्या होगा जी अलीना? ब्रैकेट सर। सर उसके बाद ब्रैकेट है ये। उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद यस डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, और फिर ब्रैकेट रूल क्या कहता है? ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ब्रैकेट रूल भी पढ़ाऊंगा। ब्रैकेट रूल क्या कहता है? कौन सी ब्रैकेट पहले जाएगी? किसका हक पहले है? राउंड ब्रैकेट। जो छोटा है वो पहले आता है, वो हमेशा रगड़े भी खाता है और पहले भी जाता है, उसको चीजें पहले मिलती हैं। उसके बाद बीच वाला, कर्ली फिर बड़ा वाला, फिर बड़े एंड वाला। बिग ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गई हमारी कहानी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो फिर सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा? डिवीजन सर 240 आंसर आ रहा है इसका। ये आ रहा है, माइनस में ये आ रहा है 3 - 5। इसको हम 2 को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे 5 आ गया, मैंने डिवीजन को यहाँ पर सॉल्व किया, और +3 हो गया, बाहर भी +3। अब आया एक बच्चा, अब आया, अब पहुंचा है। गुड एलेक्सा। अब क्या करूंगा? 5 और 3 प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई देन +3। ये -5 वैसे रहेगा। 5 और 3 क्या हुए? यहाँ पे 2 और 8 +3, और ये आगे चले हम। इसको मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूँ, अब आगे हो जाएगा। सर मैंने डिवीजन का साइन समझा था, इस वजह से मेरा गलत आया आंसर। ये तो आप पेपर में भी यही गलती करोगे। वो कुछ भी लिख सकते हैं, ये वाला साइन भी डिवीजन के लिए लिख सकते हैं, वो ये वाला भी लिख सकते हैं, या ये वाला भी लिख सकते हैं, उनकी मर्जी है। नहीं वो +3 था ना, वो स्मॉल ब्रैकेट के बाद में वाला। अच्छा, तो ये मैं -5 यहाँ तक रहा, उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको ये 16 +3 बन गया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये ऐसे ही रहा। सर -285। -5, अब सबको याद आ जाएगा कि -285 है सर। नहीं सबसे पहले सोल्व किया हुआ था, बताया नहीं था। ये 19 है, ठीक है। उसके बाद अब इसको इधर ले आते हैं, 3 और -95। अब क्या आएगा? 285 -285, ठीक है, गॉट इट। ये एक छोटा सा बेसिक सा सवाल था जो मैंने आपसे पूछा। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, बाकी अब हम मेन चीजों की तरफ आ जाते हैं। दोबारा से हम उसी कहानी पे आ जाते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ तक सीधे समझ आ गई होंगी आपको। एक छोटा सा डेमो मेरा समझ आ गया कि क्या स्ट्रेटजी हम लेके चलेंगे, क्या नहीं है। अच्छा, लास्ट बट द नॉट लीस्ट, अब हम बात करते हैं अपने सेशन की, जो ज्वाइन करेंगे इसको, जो जिसका सबको पूछ रहे थे कि क्या होगा सर क्या नहीं होगा, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, इस सेशन को अगर आप ज्वाइन करते हो बच्चे, आपको क्या क्या चीजें बेनिफिट्स मिलने वाली हैं जो कभी कोई नहीं देता, मैं बता देता हूँ। इस सेशन को जो ज्वाइन करेगा उनको जो मेरा वोकैबुलरी सेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा। और बच्चे जानते हैं मैं वोकैबुलरी कैसे पढ़ाता हूँ, मैं कोई रट्टे नहीं लगवाता, मैं बच्चों को उसी क्लास में ही वोकैबुलरी याद करवा देता हूँ। ये मेरी गारंटी है। वोकैबुलरी कैसे याद करवानी है, आप लोग यूट्यूब पे जाओ, फ्यूचर सीएसपी एकेडमी के पेज पे जाओ यूट्यूब के, वहां पर मेरा वोकैबुलरी का डेमो पड़ा होगा, वो देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसके बाद जितने भी आपके बैच में 1 पेपर होंगे वो मैं प्रिपेयर कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट नो एडिशनल फीस, जो आप फीस दोगे उसी में होगी। इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला आता है बच्चे, ये सबसे जिसको मौत आती है, बच्चे पढ़ते नहीं है न्यूज़पेपर, एडिटोरियल नहीं पढ़ते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होगा।
इससे कोई चार्जेस नहीं होंगे। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि न्यूज़पेपर में आज चीज क्या आई है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो एवेल्युएशन होगी आपकी टिल द बैच चलेगी। आप अगर आखिरी रात भी कोई चीज भेजते हो वो एवेल्युएट होके आपको मिलेगी। कोई भी एकेडमी आपको ये चीज कभी भी नहीं देगी। नोट्स आपके फ्री हैं, हर कोई देता है, कुछ पेड भी लेते हैं। रिकॉर्डिंग आपकी लेक्चर की मिला करेंगी। आपके लेक्चर के लाइव लेक्चर के बाद आपकी रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप पे अपलोड हो जाएंगी, आप वहां से देख सकते हो। डेली असाइनमेंट होगी, क्लास के बाद आपको कोई ना कोई असाइनमेंट मिलेगी, आपको हर टीचर असाइनमेंट देगा, आपको करनी होगी ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बरकरार रहे। क्योंकि CSS और PMS लिखने का ही नाम है। जब तक आप लिख नहीं पाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। डेली क्विज होगा, कोई ना कोई छोटे मोटे बात पूछ ली जाएगी आपसे क्लास में या कुछ भी, तो आपको पता होनी चाहिए। वीकली टेस्ट होंगे आपके। वीकली जो टेस्ट हमारे बनेंगे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बेस, वो सारे आपसे लिए जाएंगे। मंथली मॉक्स, जब आपका एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस का, जितने भी आपने सिलेबस पढ़ा होगा वो सारा सिलेबस मंथली मॉक्स में आएगा। फिर मेगा मॉक्स में जो आपका हाफ सिलेबस होगा वो कवर होगा। उसके बाद जब ग्रैंड एग्जाम्स आएंगे तो इसमें कंप्लीट आपका 1 to all A to Z सिलेबस आपका कवर होगा। उसके बाद रिवीजन सेशन होंगे आपके। जो आपकी एग्जाम्स की रातें होंगे उसमें हमने आपको सोने नहीं देना, आपको जगा के रखना है और उसमें ही आपको रिवीजन करनी है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डिफरेंट चीजें आ रही होंगी, डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आउटलाइंस आ रही होंगी, सारी चीजें आ रही होंगी। आपके साथ हमारी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इंपॉर्टेंट जो गेस्ट पेपर होगा हमारा, उस पर लेक्चर्स चल रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। वो आप लोग ऐसे जाओगे, सुबह पेपर होगा तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आपको हम इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर बताएंगे कि ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज छोड़ देनी है। ये नहीं है कि हमारा ही कोई हम पीर बाबा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हम बताएंगे आ जाएगा, इतना है श्योर। उसके बाद जो एक मेन इवेंट है, जो हम आपको 1-to-1 क्वालिफायर के साथ इंटरेक्शन करवाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप कोई ना कोई यहाँ पर क्वालिफायर आपको बीच में, जब आपका दिन फ्री होगा, लेक्चर दे रहा होगा। 24/7 स्टाफ सपोर्ट है। आप कभी भी मैसेज करें, आपको कभी भी कोई क्यूरी होगी, कोई भी कंसर्न होगा, आपको जवाब मिलेगा। हर बच्चे के साथ इंडिविजुअल कोऑर्डिनेटर असाइन होगा। कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है तो वो बच्चा उस कोऑर्डिनेटर को बताएगा, मैम या सर मेरा ये मसला है, मैं क्या करूं। तो वो बच्चा उस चीज को फौरन अडॉप्ट कर लेगा और जो क्यूरी होगी उसका मसला रिजॉल्व हो जाएंगे। जी वसील पूछें क्या मसला है। दिसंबर में एडवर्टाइजमेंट आएगी जहां से बच्चा है। सर ये बेनिफिट्स जो मिलेंगे ये उसी के साथ होंगे या फिर लास्ट में, बाद में जब कोर्स कंप्लीट हो जाए? नहीं बच्चे, ये ड्यूरिंग द आपका बैच है ना। बैच के बाद कौन देता है? ड्यूरिंग द बैच है। जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ये कमिटमेंट है, आपके बैच के साथ ही होंगी। कोई नो अकेडमी प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज टिल नाउ। ओके सर, थैंक ओके, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं। एक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आ रहा है 030579000524 और एक मैम सादिया का है यहाँ पर 0349483880 आप इन सब पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा जो फिल आउट करना है, फीस पे करनी है, आप इसमें इनरोल हो जाएंगे। अब ये मैं इसको बाद में दिखा देता हूँ, पहले फीस की बात करते हैं। बच्चे दिस इज वेरी अफोर्डेबल, कोई ज्यादा फीस नहीं है। इसको अगर मैं 12 सब्जेक्ट को 18,000 रुपए डिवाइड करूँ तो आप मुझे बता दें कि क्या फीस बनती है एक सब्जेक्ट की। कोई बच्चा मुझे बता देगा? हाँ जी, पर सब्जेक्ट की फीस, टोटल फीस 1,500 रुपए है आपकी। अगर मैं मंथली की बात करूं, मंथली 6,000 मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ। 6,000 को मैं 12 पे डिवाइड करता हूँ तो कितने हो गए? 500 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस है। इतना तो आजकल केजी वाले बच्चों को भी नहीं पढ़ाया जाता इस फीस में। अगर आप कंपलसरी का पर सब्जेक्ट लेंगे तो वो 4,000 है। ऑप्शनल का सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे तो वो 5,000 है। अगर आप इंस्टॉलमेंट मैकेनिज्म आएंगे तो टोटल 20,000 हो जाएगा और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको ये पेमेंट करनी होगी। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी?
आप इन सब अकाउंट में स्क्रीनशॉट ले लें, फीस पे कर सकते हैं। ये जो सारे आपके पास आ रहे हैं, बच्चे अगर एक सब्जेक्ट लेंगे तो वो 4000 है कंपलसरी का, और अगर कंप्लीट लेंगे तो वो आपको मैं बता चुका हूँ। मैं आप वहीं उसी पे आ रहा हूँ, ऑप्शनल हम कौन से ऑफर करने जा रहे हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर है, उस पर मैं आ रहा हूँ। अच्छा, जो हम ऑप्शनल ऑफर करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि यहाँ तक कंपलसरी की बात होगी। एक पॉलिटिकल साइंस ऑफर करेंगे हम, पंजाबी ऑफर करेंगे, मैथ कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और ज्योग्राफी, ये ऑप्शनल हम ऑफर करेंगे जो वाकई में ही आपको मार्क्स देते हैं और बच्चे को जिसमें करना भी चाहिए। अगर कोई अपना फिजिक्स का है, इसके अलावा केमिस्ट्री की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होंगी, इसका कोई चार्ज नहीं करेगा आपको। अगर कोई केमिस्ट्री डोमेन का बच्चा है तो केमिस्ट्री की आपको सुबह में क्लासेस होंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, वो आपको कोई ना कोई टीचर हम असाइन कर देंगे। सर अगर फिजिक्स हो तो फिजिक्स का क्या कोई टीचर बच्चे मैं फिजिक्स को रिकमेंड नहीं करता, फिजिक्स पे ना जाइएगा पर पीएमएस और सीएसएस वो मेरा रगड़ा लग जाता है। सर बॉटनी का मत जाए, देखिए आप सब्जेक्ट पे आपको महारत नहीं है ना। एंड सर व्हाट्स फॉर मैथ? मैथ अगर आपको अच्छा आता है तो आप मैथ के सब्जेक्ट तरफ जाएं, अदरवाइज मैं यही बिरादराना मशवरा दूंगा आप नहीं जाएं। सर मैथ मतलब अच्छा से मुराद कि आपने जहां तक पढ़ा है वहां तक टोटली ग्रिप हो। देखें आप सिलेबस लें, पीएमएस का मैथ का सिलेबस निकालें और उसमें से देखें आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, आपको आती हैं, प्रैक्टिस आती है। क्योंकि मैथ और ये जो सब्जेक्ट एलिमेंट सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, क्योंकि उसमें अगर आपका एक सवाल गलत हो गया तो आपको नंबर नहीं मिलने, अगर सही हो गया तो उसका नंबर मिल जाएंगे। सब्जेक्ट जो होता है आपका, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जनरल पंजाबी की बात करूं, पंजाबी में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है या इधर उधर की थोड़ी सी, अगर आपने इसको बेस बनानी है और एंड और बेस सही बनाना है और इधर उधर की बोंगियां मार देनी है आपको, फिर भी कोई ना कोई मार्क्स मिल जाएंगे। मैथ में तो सारे मार्क्स आप पे कट गए, इसी तरह केमिस्ट्री, सेम फॉर केमिस्ट्री एंड सेम फॉर फिजिक्स। सर फिर तो उर्दू बेहतर हुई ना? उर्दू तो आपको कंपलसरी है, आपको उसको ऑप्शनल में लेने जाओगे वो उर्दू अदब की कहानियां बहुत लंबी हैं, आप उसमें फंस जाओगे बच्चे। बच्चे इकोनॉमिक्स आप ले सकते हो, स्टैटिक्स की तरफ भी जा सकते हो, इट्स गुड। लेकिन हम वो सब्जेक्ट ऑफर करेंगे जो इस वक्त मार्क्स गेनर हैं और जो इस वक्त वाकई में ही मार्क्स देते हैं। अच्छा, और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सईद अहमद हैंड रेज करें, इनसे पूछ लें सर। जी सईद भाई कुछ बताएं, क्या पूछना चाह रहे हैं बच्चे आप? जी सईद पूछें। बच्चे ये लास्ट डे है, आपकी जितने भी क्यूरीज हैं, जितने भी सवाल आते हैं आप वो पूछ लें, इसके बाद कोई ऐसा सेशन नहीं होगा, इसके बाद हमारी क्लासेस ही होंगी। और अगर कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन के अलावा मसला है, कुछ भी है, वो आप पूछें मुझसे। सर हमारा मास्टर जिस सब्जेक्ट में है हमें वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। सच एज मैं आपको बता चुका हूँ, देखें कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो आपके सब्जेक्ट टीचर के पास ही जाते हैं, और सब्जेक्ट टीचर का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो उसमें परफेक्शन चाहता है, वो रगड़ा लगा देता है उसमें, सीधी सी बात है। लेट्स से आई एम फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस डोमेन, कंप्यूटर साइंस का अगर मैं पीएमएस या सीएसएस का सिलेबस देखूं वो इतना लंबा है, आपको कवर नहीं होता, वो उसने पूरे बीएस का सिलेबस रखा हुआ है और मैं पूरे बीएस का सिलेबस नहीं करूंगा कभी। मैं बता चुका हूँ कंप्यूटर के बारे में बच्चे, मेरा अपना कंप्यूटर साइंस का, मैंने कभी कंप्यूटर साइंस ऑप्ट नहीं की, ना सीएसएस में ना पीएमएस में, क्योंकि अगर आप उसको उठा के देखो ना कंप्यूटर के सिलेबस को, वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस उसने दिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। अपने 4 साल जो बीएस में किया वो उसने 3-4 महीने में पूछना है, डिफरेंट उसने सारा पूछ लेना है, और वो आपके मार्क्स ही कटवा देगा मेरे लिहाज से कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरिट की ज्यादा दौड़ है, आपको मेरिट गेन करना है। डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट के हर किसी को तो प्यार होता है, लेकिन यहाँ पर मेरिट की गेम है, आपको नंबर हासिल करने हैं।
अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो 4 महीने का ये सेशन होगा टोटल। 3 महीने आपके पेड हैं, इसमें 1 महीना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई फीस इसमें आपसे चार्ज नहीं की जा रही। टोटल फीस मैं आपको बता चुका हूँ, पर मंथ भी बता चुका हूँ, कोई नोट्स कोई वैल्यूएशन के एक्स्ट्रा पैसे नहीं होंगे। बैच हमारा इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट होने जा रहा है। जिसने रजिस्ट्रेशन करवानी है वो गिवन नंबर पर ये जो दिए हुए हैं इन पर राब्ता करें हमसे और पूछ ले कि क्या मैकेनिज्म है। डेफिनेटली डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा अब फर्स्ट 5 पर। ये मेरी तरफ से है, आपको डिस्काउंट जो पहले 5 बच्चे होंगे उनको डिस्काउंट मैं दूंगा। सर कहते हैं कि पंजाबी का जो होता है वो थोड़ा टफ सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि उसको बोलना और लिखने में फर्क आ जाता है। बच्चे हफ्सा बच्चे एक्चुअली अगर आपने पंजाबी ना, मैं अपने बच्चों को पता है पंजाबी कैसे ऑप्ट करवाता हूँ, या मैंने जैसे किया, सीधी सी बात है, मुझे भी नहीं आती। मैंने, मेरे टीचर ने मुझे बोला था कि आप 1 या 2 पैराग्राफ मुझे पंजाबी के लिख के दिखाओ, उनको मैंने देख के दिखाया। इसी तरह हम भी करते हैं। वो अगर आप बच्चा सही लिख लेता है, उसमें छोटी छोटी गलतियां कर लेता है तो फिर तो ठीक है। अगर गलतियां बच्चा मेजर ब्लंडर कर रहा है, उसको पंजाबी लिखना नहीं आ रहा, तो फिर उसके लिए मसला है। इसी तरह पंजाबी का जो टीचर होगा, आप उसको पैराग्राफ लिख के दिखाओ कि मैम या सर मैंने सही लिखा या गलत लिखा, तो उसके मुताबिक आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। पंजाबी मुश्किल नहीं है, पेपर आसान होता है बहुत, कि पंजाबी वाला टोटल पेपर रट्टे वाला है। जिसका रट्टा अच्छा है वो पंजाबी की तरफ चला जाए, और यूं यूं निकलता है, फ्री के मार्क्स है पंजाबी के। सर कल मैं एक एकेडमी में गई थी, वो उसकी भी डेमो क्लास थी इंग्लिश प्रेस की, तो उन्होंने तो मुझे 4 से 5 बुक रेफर की थी कि आप ये फर्दर पढ़ेंगे तब आपका क्लियर हो। मैं आपको सीधी सी यूनिवर्सिटी से बात बताऊं, बुक रीडिंग इज गुड, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको पता ही नहीं है कि प्रेसी बनती कैसे है, उसके रूल क्या है क्या नहीं है, उसको प्रेसी को करना ये क्या है, इट्स यूजलेस फॉर मी। बुक रीडिंग, बुक से आप प्रैक्टिस करें। 4-5 बुक का आपका क्या करेंगे, अचार डालेंगे? जब आपको ग्रामर का नहीं पता, ग्रामर आपने सीखी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपको सबसे पहले ग्रामर आने चाहिए, प्रेसी करते कैसे, और प्रेसी का आपको प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि कोई भी पैराग्राफ वो फेंके। पीएमएस की प्रेसी बहुत आसान होती है सीएसएस के कंपेयर। अगर आप सीएसएस की बात करते हैं तो सीएसएस की थोड़ी मुश्किल होती है, पीएमएस की आसान होती है। मैंने जो दी थी वो तो आसान थी, लेकिन वो टिपिकल थी, थोड़ी सी थी। आपकी जितनी प्रेसी होगी ना, आप लेट्स से प्रेसी की प्रैक्टिस करते हो, आप हफ्ते में, मैं ये बच्चों को रिकमेंड करता हूँ 2 प्रेसीज तो आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ग्रामर वगैरह, इडियम सब कुछ करना है। अगर यहाँ पर फरा है हमारे साथ, फरा है हमारे साथ, आई थिंक तो नहीं है सेशन में, तो वो मेरा बच्चा है जिसको मैं पर्सनल मेंटरशिप देता हूँ, तो उसके साथ मैं कुछ यही स्ट्रेटजी लेके चल रहा हूँ। तो इस वक्त वो बच्चा इंशाल्लाह ताला इंग्लिश के लिए तैयार बैठा है उधर। आप परसेंटेज कितने % डिस्काउंट होगी आपको बच्चे, इंशाल्लाह ताला 20% डिस्काउंट मिल जाएगी। और कोई सवाल पूछें आज आप दिल खोल के पूछ लें, उसके बाद आपको कुछ पूछने का मौका ना मिले शायद। हाँ जी, आपको हाई होप्स हो, हमारे टीचर अच्छे लगे होंगे। कोई भी टीचर इररेलेवेंट नहीं है, हर कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, अपने सब्जेक्ट का है। हर कोई एटलीस्ट 8, 9 या 10 साल का सब एक्सपीरियंस रखता है, या तो कोई में क्वालिफाई कर चुका है या तो क्वालिफाइड है, कहीं ना कहीं सर्व कर रहा है। यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट टीचर नहीं है, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के में सब्जेक्ट रेलिवेंट टीचर मिलेगा जिसकी एक्सपर्टीज होगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो इश्यू होता था वो ये होता था। मैं और इस एकेडमी को लॉन्च करने का मकसद ही यही है। अगर आपने एकेडमी का नाम पढ़ा हो, द फ्यूचर सीएसपी, इसका नाम इनकम्प्लीट है जब तक कोई यहाँ पर सीएसपी नहीं बनता। अगर आप सीएसपी नहीं बनते तो ये नेम ही अधूरा है। फ्यूचर के सीएसपी आप हो, आपको बनाना हमारा काम है, मेहनत करना आपका काम है, रिवार्ड देना अल्लाह ताला का काम है, पीछे पुश करना हमारा काम है, और हम उसके लिए अपनी जी जान लगाएंगे।
इंशाल्लाह ताला आप जब ज्वाइन करेंगे आपको मजा आएगा, हमारे मैनेजमेंट से, हमारे सारे लेक्चर से, सब चीजों से। ये मैं आपको छोड़ ही देता हूँ। और आपको सारे जो हम फ्री वाली फैसिलिटीज भी मिल रही हैं जो जहाँ पर कहीं नहीं देता, ये भी आपको बड़ा मजा आएगा। खाली अगर मैं इन 3 सेशन के भी आपसे चार्ज करूँ ना, मिनिमम मैं इसका 1000 रुपये रखूँ तो 3000 तो इनका ही बन जाता है। बाकी बाकी बात छोड़ दो, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबको करवाने जा रहा हूँ। सर अगर हम किसी ऐसे को लें तो उसके अगर पास्ट पेपर पीछे से उठा के देखें तो हर जो साल है उसमें उन्होंने ना किसी एक पॉइंट पे कहा हुआ कि उसके इस पॉइंट पे को ना एक्सप्लेन करें, तो उसके लिए फिर सारा डाटा कलेक्ट करेंगे तो फिर वो एक ऐसे के लिए इतना ज्यादा हो जाएगा। लाइक चैप्टर जैसे तैयार करना है वैसे एक ऐसे बच्चे को देखिए, एक दो चीजें होते हैं, एक होता है पीएमएस के लिए डाटा कलेक्शन, ऐसे के लिए डाटा कलेक्शन, और उसका राइट अप। डेफिनेटली आपको डाटा हर जगह से मिल जाता है, और क्वालिटी डाटा कैसे लेना है वो आपको सर बताएंगे, या हम आपको डाटा प्रोवाइड कर देंगे, कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे, उसकी आउटलाइन कैसे सेटअप करनी है, उसको लिखना कैसे, एक्सप्रेस कैसे करना है। आपको गूगल करेंगे आपको लाखों मटेरियल मिल जाएगा, मैं आपको इतना सारा मटेरियल दे दूंगा, आप काशिफ सर, थक जाएंगे। जी जी जी। ऐसे के हवाले से थोड़ा सा ये है कि इनके देखें उसमें कुछ स्पेसिफिक डायमेंशंस होती हैं जिनमें से मतलब टॉपिक्स होते हैं जैसे एजुकेशन है, Important topic है। गवर्नेंस है, जो या फेमिनिज्म है, उनमें डायमेंशंस चेंज होती हैं। जब टीचर्स करवाते हैं ना इसको तो वो टीचर चीजें आपको प्रोवाइड खुद करते हैं, जी जी। खासतौर यहाँ पे पर वो मैं अगर चीजें जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं, जैसे आर्टिकल्स और जितने भी इम्पोर्टेंट जो चीजें होंगी ना वो आपको टीचर्स प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज से आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये चीज मुश्किल लगनी नहीं है कि जब ये कोई भी ऐसे आ जाए तो हमने टैकल कैसे करना है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपकी एक प्रैक्टिस, एक इवैल्यूएशन। पीपीएससी ने ना अपने एसए की खुद ही डोमेन डिफाइन कर दिए हैं, सीएसएस वाले या एफपीएससी वाले नहीं करते। पीपीएससी ने इसको अपने सिलेबस में डोमेन डिफाइन कर दिया और उन्हीं डोमेन से देता है, और एक आउट ऑफ डोमेन ऐसे देता है बस। इट्स वेरी इजी टू क्रैक पीएमएस एज कंपेयर टू सीएसएस। वही ना मैम, मैंने वो ना गूगल से सीएसएस डाटा और लिया। पीएमएस में क्या फर्क है सर? बच्चे सीएसएस और पीएमएस में सिर्फ छोटा सा फर्क है, ये प्रोवेंशन लेवल पे है। आप प्रोवेंशन लेवल पे इधर आपको मैंने अगर आपने मेरी ओरिएंटेशन सेशन देख लिया, प्रोवेंशन लेवल पे आप असिस्टेंट कमिश्नर लग जाओगे, ये तो फील्ड जॉब में जाओगे, फील्ड जॉब में असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएमओज होते हैं। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाओगे तो एज अ सेक्शन ऑफिसर काम करते हो, या अगर आप किसी और डिपार्टमेंट जाते हो या तो आप डिप्टी डायरेक्टर होते हो वहां पर, ये पीएमएस का। लेकिन सीएसएस का फर्क ये है, ये सारे प्रोवेंशन लेवल पे रहोगे। इट्स मोस्ट फिजिबल और मोस्ट अप्रोप्रिएट जॉब्स फॉर फीमेल। अगर कोई फीमेल है तो वो अपने ही सूबे में ही रहेगी, इधर उधर पैका नहीं जाएगा। जैसे मेरे दोस्त हैं सब जो सीएसएस कर चुके हैं, वो बेचारे बनू में लगे हुए हैं। अब उनका घर पंजाब में है, किसी का भावलपुर में है, किसी का, वो अब इस वक्त बनू में सर्व करें। फीमेल के लिए फिजिबिलिटी नहीं होती। अब सीएसएस में वो तकरीबन ऐसे ही 12 होता है ना, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी चेंज होता है कि उसमें सीएसएस में ऐसे होता सीएसएस है, में 12 इसमें ग्रुप्स हैं पीएमएस जिसमें में तो आपको एलोकेशन हो विद इन जाती है, प्रोविंस ही आपकी होती और ये फेडरल लेवल ओवरऑल द पैन पाकिस्तान आपको कहीं पे भी फेंक दिया जाता है, एलोकेशन हो जाती है। तो इसमें आप अगर जनून है तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ग्रुप है, मैं वो बता देता हूँ। पीएस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, जिसमें आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर जो इसकी सैलरी है वो ज्यादा है, क्योंकि वो फील्ड अलाउंस में, इनको फील्ड अलाउंस भी मिलता है पीएमएस वालों को, इधर नहीं मिलता सीएसएस वालों को। ठीक है, फर्क समझ आ गया आपको? हाँ जी, इधर क्लियर? चलें बच्चे, मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई क्यूरी हो या रजिस्ट्रेशन करवानी हो वो हमसे करवा सकता है। आज रजिस्ट्रेशन 2 दिन तक ओपन रहेंगी, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह ताला। जो भी बच्चे होंगे, हम चाहेंगे कि लिमिटेड बच्चे ही रखें, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम रश नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो मैनेज करना मुश्किल होता है। जितने 15 से 20 बच्चे होंगे वो आसानी से मैनेज हो जाते हैं। और कि मेरी ये पर्सनली ये है कि हम हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे, जो उसका हक है।
ना कि यहाँ पे पूरा रश बनाया जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर 5 days, हमें आपने 5 दिन झेला। जी किसने हैंड रेज किया? जी हफ्सा। सर ये जो करंट अफेयर की लिस्ट थी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। बच्चे ये तो शॉर्ट सा डेमो था, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको तो पूरे मैं आपको शॉर्ट नोट्स फिंगर टिप्स पे आपको याद होंगे। ये मेरी करंट अफेयर की गारंटी है। और लास्ट ईयर का जो पीएमएस का जीके का पेपर था उसमें मोस्टली करंट अफेयर ही था जो मैंने भी दिया था। ओके सर। ठीक है बच्चों, आई होप सो आपको ये 5 दिन की क्लासेस जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, कुछ ना कुछ आपको फायदा मिल गया। कोई बच्चा ज्वाइन करता है या नहीं करता वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको फायदा हुआ होगा। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो मैसेज हमें ड्रॉप कर दे, प्लीज अपना स्लॉट बुक करवा ले, ताकि उस बाद में अगर हमारे जो 15 या 20 बच्चों का स्लॉट है उसके बाद अगर उसको नहीं मिलता तो फिर हम फिर नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे एंड थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग।